Hello everyone, welcome to my channel FISC Financial Studies Classes. So our today's session is related to hedge fund strategies. Study session 11, reading number 26, LOS 1. Here हम डिस्कस करेंगे how hedge fund strategies may be classified, the classification of hedge fund strategies. So before going to that, first I want you to look at what are the distinguishing features of hedge funds. So first of all, one of the upside of hedge fund is that it has less legal and regulatory constraints. आप इंडिया में भी देखेंगे कि जो म्यूचुअल फंड्स होते हैं वहाँ पे काफ़ी ज़्यादा रूल्स एंड रेगुलेशंस फॉलो किए जाते हैं एंड सेम इज़ फॉर यूएस. वेयर एज हेज फंड्स काफ़ी हाई रिस्क इंडिविजुअल्स और इंस्टीट्यूशंस के लिए होते हैं एंड दैट्स वाई हेज फंड्स के रेगुलेशंस और लीगल कंस्ट्रेंट्स इतने ज़्यादा नहीं होते हैं. सेकेंड थिंग, हाई लीवरेज. सो हेज फंड की स्ट्रेटजीज मोर और लेस इसी तरह की होती है कि आप उसमें लिवरेज का यूज़ करके मैक्सिमम बेनिफिट्स ले सकते हैं. जैसे कि हम देखते हैं कि फ्यूचर्स पोजीशन की बात हो या इंट्राडे ट्रेडिंग, सो दे ऑल्सो प्रोवाइड यू हाई लिवरेज बिकॉज ऑफ द हाई रिस्क यू टेक, और उसकी वजह से हाई लिवरेज वहाँ भी अलाउड होती है. तो वैसा ही उससे भी ज़्यादा इन सम केसेस फ्यूचर्स एंड इंट्राडे से भी ज़्यादा लिवरेज या एटलीस्ट उतना लिवरेज हमें हेज फंड्स स्ट्रेटेजीज में मिल जाता है. थर्ड थिंग इज़ अ वेरी अग्रेसिव इन्वेस्टिंग. एज वी ऑल नो कि हेज फंड हमेशा ट्राई करते हैं टू गिव यू वेरी हाई रिटर्न्स एंड दैट कैन हैपन ओनली इफ़ यू आर गोइंग अग्रेसिव इन योर इन्वेस्टिंग अप्रोच. तो इसलिए इसके अंदर अग्रेसिव इन्वेस्टिंग होती है. वन ऑफ द अदर यूज ऑफ other distinguishing feature of hedge fund is that it allows you to have derivatives position. कई जगह हम देखते हैं कि म्यूचुअल फंड्स और इवन इन इन्वेस्टमेंट एडवाइजरी द क्लाइंट से कि आई डोंट वांट टू यूज डेरिवेटिव्स इन एनी ऑफ माई पोजीशंस. कई सारे जो इंस्टीट्यूशंस होते हैं वो अपने इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर्स जो होते हैं उनका मैंडेट होता है कि हम डेरिवेटिव्स यूज़ नहीं करेंगे. ऑन द फ्लिप साइड जो हेज फंड्स होते हैं दे मोस्ट ऑफ द टाइम अलाउ डेरिवेटिव्स टू बी यूज्ड इन देयर पोजीशंस. एक और फीचर्स जो होता है वो होता है शॉर्ट सेलिंग का. शॉर्ट सेलिंग कुछ कंट्रीज़ में भी बैन है, लेकिन हेज फंड्स बहुत ज़्यादा शॉर्ट सेलिंग का यूज़ करते हैं और हम आगे देखेंगे कि देयर इज़ ए स्ट्रेटेजी जो पूरी शॉर्ट सेलिंग पर ही बेस्ड होती है. सो दैट इज़ वन ऑफ द डिस्टिंग्विशिंग फीचर फ्रॉम द नॉर्मल इन्वेस्टमेंट्स विच वी डू इन इक्विटीज़. अगला जो होता है, देखिए हम जब जानते हैं कि हेज फंड्स जो है वो ऑल्टरनेटिव इन्वेस्टमेंट्स में आते हैं. इन ऑल्टरनेटिव इन्वेस्टमेंट्स वी गेट अ लॉट ऑफ ऑप्शंस. जैसे इक्विटी और फिक्स्ड इनकम तो आपका नॉर्मल इन्वेस्टमेंट यूनिवर्स है. इसके अलावा रियल इस्टेट, कॉमोडिटीज़, इवन करेंसीज, ये सब में हम इन्वेस्ट कर सकते हैं अगर हम हेज फंड्स के अंदर इन्वेस्ट करते हैं. तो मर्जर आर्बिट्राज, मैनेज्ड फ्यूचर्स, हम आगे इसके बारे में और जानेंगे. ना कुछ जो दिक्कतें हैं उसके बारे में अगर हम बात करें तो एक दिक्कत है लिक्विडिटी कंस्ट्रेंट. जो हेज फंड्स होते हैं उनकी लिक्विडिटी कंस्ट्रेंट्स होती है. फॉर एग्जांपल लाइक एक तो बहुत ज़्यादा इन्वेस्टमेंट अमाउंट हमें लगाना होता है. कई जगह मैंडेट होता है कि आपके पास 1 करोड़ या 2 करोड़ या 10 करोड़ तक का ही अगर बजट है, ओनली देन यू कैन इन्वेस्ट. तो एक वो इसीलिए किया जाता है ताकि यू कैन कीप योर मनी फॉर ए लॉन्ग टाइम. बिकॉज क्या होता है कई बार आपको काफ़ी टाइम तक अपनी पोजीशन को होल्ड करना पड़ता है हेज फंड्स में से, और अगर आपका क्लाइंट उसको पैसे को वापस निकालना चाहता है तो दैट वुड बी एन इशू. इसलिए काफ़ी ज़्यादा हेज फंड में लिक्विडिटी कंस्ट्रेंट्स होती है जिसके बारे में भी हम आगे और डिटेल्स में पढ़ेंगे. एक और चीज़ जो होती है वो लेस ट्रांसपेरेंसी होती है हेज फंड्स में. देखिए म्यूचुअल फंड और नॉर्मल जो इक्विटी का आपका शेयर्स है
इन सब के लिए मार्केट्स ने काफ़ी ज़्यादा ट्रांसपेरेंसी, उनको पब्लिक इक्विटीज़ और म्यूचुअल फंड्स को बहुत ज़्यादा ट्रांसपेरेंट होना पड़ता है। मंथली, वीकली, क्वार्टरली देयर आर डिफरेंट काइंड ऑफ रिपोर्ट्स जो उन्हें अपने इन्वेस्टर्स के साथ शेयर करनी होती है, बोर्ड के साथ, मार्केट के साथ शेयर करनी होती है। जबकि हेज फंड्स में ये जो रूल्स है ये इतने ज़्यादा रिगरस नहीं है, तो काफ़ी ज़्यादा आपके पास चांसेस होते हैं कि आप ज़्यादा इन्वेस्टमेंट पे ध्यान दें, और इस तरह के रिपोर्टिंग पर्पसेस काफ़ी कम होते हैं, जिससे ट्रांसपेरेंसी कम होती है। लेकिन उससे कॉस्ट थोड़ा, रिपोर्टिंग वाली जो कॉस्ट है, रिपोर्टिंग पर्पस की कॉस्ट थोड़ी कम हो जाती है। नाउ हेज फंड्स के अंदर कॉस्ट ज़्यादा होती है, बिकॉज जो रिटर्न्स है वो थोड़े, देखिए एक मैनेजर जो नॉर्मल इक्विटी में इन्वेस्ट करा रहा है उसका जो नॉलेज है और एक हेज फंड मैनेजर का नॉलेज है, हेज फंड मैनेजर को बहुत ज़्यादा नॉलेज एक्वायर करना पड़ता है एज़ कम्पेयर टू ए नॉर्मल इक्विटी और नॉर्मल फिक्स्ड इनकम फंड मैनेजर, बिकॉज उनको एक लार्ज यूनिवर्स को देखना है, काफ़ी टफ स्ट्रेटेजीज रहनी है उन तो, और काफ़ी ज़्यादा रिटर्न्स उन्हें देना होते हैं। तो इस वजह से उनकी जो फीस चार्जेस है, जो भी फीस होती है, वो सब काफ़ी ज़्यादा होती है। एक वो इलिक्विड पोजीशंस में काफ़ी इन्वेस्ट करते हैं, तो इन सब वजह से उनकी कॉस्ट काफ़ी बढ़ जाती है। तो ये कुछ डिस्टिंग्विशिंग फीचर्स थे हेज फंड स्ट्रैटेजीज के। अब हम बात करेंगे क्लासिफिकेशन ऑफ हेज फंड्स बेस्ड ऑन देयर इन्वेस्टमेंट स्ट्रैटेजीज के बारे में। तो जैसा कि हम यहाँ देख रहे हैं, देर आर 6 स्ट्रैटेजीज, देर कुड बी मैनी, पर CFA करिकुलम में हमें यही 6 पढ़ाई गई है फॉर 2021 एग्ज़ाम। तो उसके हिसाब से आप देखेंगे कि देर इज़ द जो फर्स्ट स्ट्रैटेजी है वो है इक्विटी रिलेटेड स्ट्रैटेजीज। इसके अंदर क्या होता है, देखिए इक्विटी रिलेटेड हेज फंड स्ट्रैटेजीज और नॉर्मल इक्विटी रिलेटेड स्ट्रैटेजीज में सबसे बड़ा डिफरेंस यही आएगा कि यहाँ बहुत ज़्यादा शॉर्ट पोजीशंस ली जा सकती है। अब इसके अंदर आप देखिए कि जो मेन रिस्क है वो तो इक्विटी रिस्क ही है, लेकिन इसके अंदर जो सब टाइप्स है उसी से आपको समझ में आ जाएगा, जैसे कि लॉन्ग शॉर्ट, डेडिकेटेड शॉर्ट और इक्विटी न्यूट्रल स्ट्रैटेजीज। तो ये इस तरह की स्ट्रैटेजीज है जिसमें काफ़ी ज़्यादा शॉर्ट पोजीशंस यूज होती है। जब हम आगे पढ़ेंगे तो हम इसके बारे में और डिटेल्स में समझेंगे। उसी तरह से इवेंट ड्रिवन स्ट्रैटेजीज, इवेंट ड्रिवन स्ट्रैटेजीज का थोड़ा नाम से ही समझ सकते हैं कि इवेंट ड्रिवन मतलब कि कोई इवेंट है उसके बेसिस पे मैं अपनी इन्वेस्टमेंट कर रहा हूँ। जैसे कि 2 कंपनीज़ का मर्जर होने वाला है, तो हमने काफ़ी पढ़ा है लेवल 1 लेवल 2 में भी कि व्हेन देयर इज़ अ मर्जर तो जो टारगेट होता है उसकी प्राइस थोड़ी ज़्यादा बढ़ती है, जो एक्वायरर होता है वो थोड़ा रिड्यूस होता है, तो आप एक जगह शॉर्ट पोजीशन ले सकते हैं, एक जगह लॉन्ग पोजीशन ले सकते हैं, इस तरह की। और अगर आपको लगता है मर्जर फेल होगा तो आप अपोजिट पोजीशंस ले सकते हैं। तो ये एक इवेंट ड्रिवन स्ट्रेटेजी होती है। उसके अलावा डिस्ट्रेस्ड सिक्योरिटीज़ भी एक सब टाइप होता है, जिसमें आप देखते हैं कि एक ऐसी कंपनी जो बिल्कुल ऑन द वर्ज ऑफ बैंक्रप्सी है, और फिर वो वहाँ से आपको लगता है कि नहीं, जब ये मैनेजमेंट अच्छा नया आएगा तो उसके बाद वो काफ़ी ज़्यादा उसकी प्राइस बढ़ेगी। फॉर एग्जांपल अभी रिसेंट केस इंडिया का मैं बताऊँ तो रुचि सोया एक स्टॉक था जो काफ़ी बैंक्रप्सी से उसे पतंजलि ने खरीदा, और अब वो काफ़ी महंगा बिक रहा है बिकॉज ऑफ द बिलीव दैट पतंजलि ने खरीदा है, तो दे वुड बी एबल टू हैव अ गुड कमांड, गुड मैनेजमेंट ऑफ द कंपनी, और उससे काफ़ी अच्छा रिटर्न्स मिलेगा। तो दैट इज़ वन सॉर्ट ऑफ इवेंट ड्रिवन स्ट्रैटेजी। तो ये दूसरी हेज फंड स्ट्रैटेजी होती है। इसके अलावा आता है रिलेटिव वैल्यू स्ट्रैटेजी। रिलेटिव वैल्यू स्ट्रैटेजी में क्या होता है कि आप रिलेटिव वैल्यूएशन के बेसिस पे प्रॉफिट सीख करते हैं। मतलब आप समझ ही सकते हैं कि रिलेटिव वैल्यू इज़ नॉट लाइक रिलेटिव वैल्यूएशन ऑफ इक्विटी इन्वेस्टमेंट्स, जहाँ हम पीयर ग्रुप कंपेयर करते थे पी बाई बी देख के, और हम सोचते थे कि ये अंडर वैल्यूड है, ये ओवर वैल्यूड है। इट इज़ अ लिटिल बिट डिफरेंस। यहाँ पे क्या होता है कि आप आर्बिट्राज करते हैं, जो कि हमने ऑलरेडी पढ़ रखा है। तो यहाँ हम फिक्स्ड इनकम में आर्बिट्राज कर सकते हैं, कन्वर्टेबल बॉन्ड में आर्बिट्राज कर सकते हैं, इवन हम स्टॉक्स में अलग अलग जो एक्सचेंजेस में सेम स्टॉक बिक रहा है उसमें आर्बिट्राज कर सकते हैं इफ़ देयर इज़ ए ह्यूज डिफरेंस इन द प्राइजेस। तो ये जो चीज़ होती है ये रिलेटिव वैल्यू हेज फंड स्ट्रैटेजी कहलाती है। फिर जो
अगली आती है वो थोड़ी नई टाइप की स्ट्रेटेजी, अपॉर्चुनिस्टिक स्ट्रेटेजी। ये बेसिकली मैक्रो इकोनॉमिकल स्ट्रेटेजी है जिसमें हम मैक्रो इकोनॉमिक्स पे ध्यान देते हैं। अलग अलग एसेट क्लासेस के अंदर ये देखते हैं कि मार्केट के हिसाब से ये किस तरह ऊपर जाएगी नीचे जाएगी, और उस हिसाब से हम उसको अप्लाई करते हैं। फॉर एग्जांपल ट्रेड वॉर्स और सम न्यू रेजिम चेंजेस, रिसेशन, इन्फ्लेशन, अलग अलग कंट्रीज़ के हिसाब से क्या क्या चल रहा है उस हिसाब से पोजीशंस ली जाती है। कोरोना वायरस इज़ अ काइंड ऑफ अपॉर्चुनिस्टिक स्ट्रैटेजी। कोरोना वायरस में जो भी लोग शॉर्ट किए होंगे उनको काफ़ी फ़ायदा हुआ होगा। तो ये चीज़ें अपॉर्चुनिस्टिक स्ट्रैटेजी होती है। फिर आती है स्पेशलिस्ट स्ट्रैटेजी। इसके अंदर क्या होता है कि हम को स्पेशल एक्सपर्टीज़ या नॉलेज चाहिए होता है, ठीक है। मतलब फॉर एग्जांपल एक तो हो गया कि हम प्राइस देख के, इंट्रिंसिक वैल्यू देख के इस तरह की चीज़ों पे हम इन्वेस्ट कर रहे हैं कि कोई अंडर वैल्यूड है, कोई ओवर वैल्यूड है। अब आप सब जानते हैं कि वैल्यूएशन फैक्टर बेस्ड होती है। कैपेम एक सिंगल फैक्टर मॉडल है, देयर आर मल्टी फैक्टर मॉडल्स। तो हम पूरे सारे फैक्टर्स को ना देख के सिर्फ एक किसी फैक्टर या किसी दो फैक्टर्स पे अगर हम इन्वेस्ट करें तो वो कहलाते हैं फैक्टर बेस्ड स्ट्रेटेजीज, ठीक है। वो स्पेशलिस्ट स्ट्रेटेजीज हो जाती है। जैसे कि कोई वॉलेटिलिटी पे ट्रेडिंग कर रहा है तो वॉलेटिलिटी स्ट्रेटेजी होती है। ऐसी एक री इंश्योरेंस स्ट्रेटेजी आती है जिसके अंदर आप इंश्योरेंस को फिर से इंश्योर कर देते हैं। फॉर एग्जांपल इंश्योरेंस कंपनी से आप इंश्योरेंस खरीद लेते हैं, या आप जिन्होंने इंश्योरेंस ले रखी है लाइफ इंश्योरेंस उनसे उनकी पॉलिसी खरीद लेते हैं। ऐसी स्ट्रेटजीज को हम आगे और डिटेल में पढ़ेंगे। ये स्पेशलिस्ट स्ट्रेटेजी कहलाती है। जो फाइनल वन है वो है मल्टी मैनेजर स्ट्रेटेजी। इस स्ट्रेटेजी में क्या होता है, इसके अंदर हम बाकी जो सारी स्ट्रेटेजी है वो सब यूज़ करते हैं। मतलब कि हमने थोड़ा थोड़ा पैसा हर स्ट्रेटेजी में दे दिया। तो इसके दो तरीके हैं करने के। एक तो आप ऐसे फंड में इन्वेस्ट करते जो इन अलग अलग फंड्स में इन्वेस्ट करें, विच इज़ कॉल्ड फंड ऑफ फंड्स। वी ऑलरेडी नो अबाउट इट इन लेवल 2 ऑल्सो। और एक होती है मल्टी स्ट्रेटेजी फंड्स। मल्टी स्ट्रेटेजीज फंड्स में आपको क्या होता है कि एक ही कंपनी है, एक ही फंड है जिसके अंदर बहुत सारे मैनेजर है और वो थोड़ा थोड़ा पैसा अलग अलग स्ट्रेटेजी में लगाते हैं बेस्ड ऑन द सिचुएशन कि इसमें ज़्यादा प्रॉफिट होने वाला है। तो ये मल्टी स्ट्रेटेजी फंड्स होते हैं। अब इनके एडवांटेजेस डिसएडवांटेजेस हम आगे के LOS में पढ़ेंगे। फॉर LOS 1 दिस इज़ द कोर्स। थैंक यू वेरी मच।